हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये 11th क्लास की ज्योग्राफी है और हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये सेकेंड चैप्टर है। 11th क्लास में 2 ज्योग्राफी की बुक है और दोनों इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे इंडिया का संरचना कैसा है, उच्चावच कैसा है, भू आकृति मतलब उसकी आकृति कैसी है उसके बारे में देखेंगे। फिर अपवाह तंत्र, जल विभाजक संकल्पना और हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के बारे में इसमें देखेंगे। भू आकृति विज्ञान में यही आता है। उच्चावच, संरचना, ये सब कैसी मतलब स्वरूप है। संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। आपने कभी सोचा है कि मिट्टी का उर्वरता, गठन और स्वरूप अलग अलग क्यों है? मतलब कभी सोचा है उसकी जो होती है उर्वरक क्षमता अलग होती है, किसी की गठन अलग होती है तो किसी का स्वरूप अलग अलग क्यों होता है? फिर वो चट्टानों से अलग क्यों हैं? अब लेकिन चट्टाने से ही मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन चट्टाने और मिट्टी का स्वरूप अलग अलग है। और असंगठित चट्टाने का ही वो मतलब छोटे छोटे टुकड़े में मिट्टियाँ पाई जाती है। चट्टानों का अपरदन, अपक्षयन होने से मिट्टी निर्माण होती है और धरातल पर स्वरूप में अनुसार पाई जाती है। और पृथ्वी की जो आयु है लगभग 46 करोड़ वर्ष हमारी पृथ्वी की आयु है। और इतने वर्षों तक मतलब वो कैसे उच्चावच को अपने संजोग रखती है तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल उच्चावच को निर्माण में मतलब हमेशा परिवर्तन करते रहती हैं। और पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृति की रूपरेखा निर्धारण करते रहती है। मतलब अंदर से भी कुछ बल पृथ्वी के में उच्चावच बनाने में निर्धारित करते हैं तो बहिर्जात बल भी निर्धारित करते हैं। जैसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विषय में आप दूसरे बुक में पढ़ेंगे। उसी तरह मतलब उसके कारण ही आकृतियाँ का उच्चावच का निर्माण होता है तो कुछ आकृतियाँ का विनाश भी होता है। इस तरह मतलब भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया इत्यादि। इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। पहले जो थी तो इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी और इसकी जो आकार थी वो विशाल थी। ये ऑस्ट्रेलिया से सटी हुई थी। आप पढ़े होंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर महोदय का कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी वो वेगनर ने दिया था। तो हमारा जो इंडिया था वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में था और ऑस्ट्रेलिया प्लेट का हिस्सा था और मतलब कुछ करोड़ों वर्षों के दौरान एक मतलब कुछ टुकड़ों में टूटा और ऑस्ट्रेलिया प्लेट दक्षिण पूर्व में और इंडिया प्लेट उत्तर में चला गया। जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण पूर्व की ओर चला गया जो आज स्थित है और इंडिया जो है वो उत्तर की ओर खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? मतलब लेकिन उसको कैसे कैसे इंडिया प्लेट खिसकी उसकी रेखाओं का रेखांकित करने के लिए। लेकिन आज भी हमारी जो इंडियन प्लेट है वो खिसकना जारी है। इसी कारण हिमालय में वो खिसक रही है और भूकंप आती है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बाहिर्जनित बलों और प्लेटों के क्षैतिज संचरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। मतलब जो भी उच्चावच से जो भी कुछ भी है पृथ्वी पर वो अंतर्जानित और बहिर्जानित प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। तो कौन कौन सा भूवैज्ञानिक खंड है तो देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड है। जो प्रायद्वीपीय खंड हमारा जो है सॉलिड वो बहुत स्थिर है। प्रायद्वीपीय खंड और सबसे पुराना भाग वही है, प्रायद्वीपीय खंड है। फिर हिमालय और उसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं। फिर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान है। 3 भू आकृतिक खंड है। जैसे एक पठार है और एक दूसरा पर्वत है और तीसरा उत्तर और गंगा की मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। पठार, पर्वत और मैदान इस तरह मतलब है। तो प्रायद्वीपीय खंड के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है वो कटिबटी है जो कच्छ से आरंभ होती है। गुजरात के कच्छ से आरंभ होकर अरावली पर्वत पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली
तक और फिर यमुना और गंगा नदी तक समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक फैली है। मतलब गुजरात के कच्छ राजमहल की पहाड़ियों, गंगा यमुना है, उस तरह इसकी उत्तरी सीमा पड़ती है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है वो। तो कहाँ से? तो गुजरात, अरावली, गंगा यमुना और राजमहल की पहाड़ियों तक। फिर इसकी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी भाग जो है वो उत्तर पूर्व में भी पाई जाती है, तो उसे कार्बी एंगलोंग का पठार कहते हैं। मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ही जो उत्तर पूर्व में पठार मतलब उधर पाया जाता है, तो वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। कार्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो उसका पूर्व की ओर विस्तार है। लेकिन और पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। मतलब राजस्थान का विस्तार जो हुआ है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, मतलब एक गैप आ गया है बीच में, मालदा भ्रंश कहते हैं उसको, और उस बीच में गैप है, और उत्तर पूर्व में मेघालय का पठार है, उसे कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। छोटा नागपुर से मालदा गैप से वो अलग होती हैं। राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल और मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से, मतलब जो राजस्थान है वो तो जानते हो थार मरुस्थल है, तो वहाँ पर मरुस्थल से ढका हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय खंड जो है वो नाइस और ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। मतलब कैम्ब्रियन कल्प से जो एक ठोस रूप से, एकदम कठोर रूप से खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने, मतलब जो हम लोग का पश्चिमी तट है वो पहले समुद्र में डूबा था। डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनी क्रिया के परिवर्तित होने के उपरांत इस भूखंड के वास्तविक आधारशिला पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर हलचलों और खड़ भ्रंश से प्रभावित है। मतलब जो पहले हम लोग का पश्चिमी तट है ना वो समुद्र में डूबा हुआ था, और विवर्तनिक प्रक्रिया हलचल के कारण वहाँ पर गैप पाया जाता है। जैसे नर्मदा भ्रंश पाया जाता है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, नर्मदा और तापी और महानदी है जो रिफ्ट घाटी में ये नदियाँ प्रवाहित होती है। और सतपुरा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत के पास ही मतलब रिफ्ट घाटी में नदियाँ बहती है। ब्लॉक पर्वत होगा उसी जगह कोई नदी बहेगी, उसे रिफ्ट वैली में मतलब वो कहलाएगी। तो ये सतपुरा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जैसे मतलब प्रायद्वीप में अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी है। जैसे अरावली जो है वो प्रायद्वीप की ही पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। जैसे अरावली, नल्ला मल्ला, जवादी। नल्ला मल्ला इधर पूर्वी तट पे आ जाएगा, जवादी पूर्वी तट पर, वेलिकोंडा, पालकंडा ये सब पूर्वी तट पर है। जबकि अरावली राजस्थान में ये अवशिष्ट पर्वत जो है, पहाड़ियाँ जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का ही हिस्सा है। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ भी पाई जाती हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ भी है जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ का उदाहरण है, जो पूर्वी तट का सबसे ऊंची चोटी है। फिर दूसरे बुक है उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग कि आप हिमालय से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उसकी, मतलब हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात कर उनकी तुलना करने के लिए बोल रहे हैं। फिर पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले डेल्टा निर्माण करती है। पूर्व की ओर जो नदियाँ गिरती है, अधिकांश नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं पश्चिम की ओर जो भी नदियाँ निकलती है वो एस्च्यूरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो पूर्व की ओर जो नदियाँ बहती है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और डेल्टा का निर्माण करती है। फिर हम लोग तो पठार देख लिए, अब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं। तो भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय एल वाला देखते हैं, उसके बाद सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान देखेंगे। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं कठोर व एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना, जो मतलब प्रायद्वीपीय खंड है वो हम लोग का कठोर है, स्थिरित है और पुरानी है, जबकि जो हिमालय है वो नई है, तरुण है और लचीली है। ये वर्तमान समय में भी संचालन करती रहती है और अंतर्जनित और बहिर्जनित क्रियाओं के कारण ये प्रभावित होती रहती है, और इसी कारण इसमें वलन भ्रंश थ्रेस्ट बनते रहते हैं।
और ये अभी भी विवर्तनिक क्रियाओं से जुड़ी है, मतलब प्लेट का खिसकना अभी जारी होता है, अभी भी भूकंप आते हैं, अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। इसमें तेज बहाव वाली नदियाँ है, इसमें अपरित बड़े बड़े घाटी पाए जाते हैं। और ये पर्वत अभी जो है युवा अवस्था में है। भी आकार की घाटी, मतलब भी आकार शेप की छिपटिकाएँ जलप्रपात इस बनाती हैं। गॉर्ज देखिए, गॉर्ज दो पहाड़ियों के बीच में नदी प्रवाहित हो रही है और गॉर्ज का निर्माण कर रही है। फिर देखते हैं ये गंगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। दो देख लिए, पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान देखते हैं। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। मूलतः यह भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण, मतलब हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। और यह लगभग तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था इसका निर्माण। 6.4 करोड़ इस वर्ष पहले हिमालय के बाद इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालय से और प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ निकलती उसके अवशिष्ट, मतलब अवक्षेपों से, अवसादों से इनकी निर्माण हुई है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ऊपर लिखित वृत्तांत से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक संरचना में, मतलब विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचनाएं अलग अलग है। धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति और उच्चावाच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं भू आकृति। भू आकृति कहाँ कैसी है, मतलब किसी जगह की, तो उसकी भू आकृति किस पे डिपेंड होती है, तो उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास कैसे हुआ उस पर का परिणाम होता है भू आकृति। भारत का धरातलीय विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ में मतलब यहाँ हर चीज़ में विविधता पाई जाती है, मिट्टिया में भी विविधता पाई जाती है, तो धरातलीय विभिन्नताएँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, मतलब उत्तर में हिमालय पर्वत जो है उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, जिसकी अनेक चोटी है, सुंदर घाटी है और महाखंड है। जबकि वहीं दक्षिण भारत में कटा फटा पठार है। यहाँ अपरदित चट्टान है, खंड है, कगार है, कुछ नदियाँ पाई जाती है। और फिर वहीं दोनों के बीच में मैदान है जो उपजाऊ मैदान है। मोटे तौर पर भारत को भू आकृतिक खंड में बांटा जाता, मतलब इतना तो देख लिए पर्वत पठार मैदान की किस तरह भू आकृतिक संरचना है, बट इसको विभिन्न खंडों में भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, फिर उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। 6 में एक उत्तर भारत मतलब हिमालय और उसकी संबंधित पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, दूसरी उत्तर भारत के मैदान, तीसरी पठार, चौथी मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। 4 भूखंडों में भू आकृति को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व पर्वतमाला, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत आती है और उसके साथ में इधर उत्तर पूर्व की पर्वतमाला पटकाई, नागा, मिजोरम, गारो, खासी, जयंतिया तो प्रायद्वीपीय के भाग है, ये नहीं आएगी, ये सब आती है, पटकाई, नागा, मिजो। एक इंडिया का मैप है, देख लीजिए। ये पामीर ग्रंथि है जो मतलब यहीं से बहुत सारे मतलब पर्वत का निर्माण हुआ है। जैसे इधर देखिए कुनलुन श्रेणी है, तो इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदुकुश है, पाकिस्तान में सुलेमान है, और इंडिया में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। फिर इधर कैलाश श्रेणी है, नंदा देवी, धौलागिरी नेपाल में, सब हिमालय की चोटी, नंदागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा सिक्किम में है, ये नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में है, मिजोरम में है, ये सब हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। फिर मतलब इसकी पूरा भू आकृति दिया हुआ, भौतिक मानचित्र दिया हुआ है। गुजरात काठियावाड़ मैदान है, ये प्रायद्वीप का भाग है। भारतीय मरुस्थल भी प्रायद्वीप का भाग है और अरावली श्रेणी भी प्रायद्वीप का भाग है। फिर इधर छोटा नागपुर पठार तक प्रायद्वीप का भाग है। फिर यहाँ पर मालदा भ्रंश आएगी और इससे छूटकर जो इधर गारो खासी जयंती है, ये मालदा भ्रंश बीच में आ गई और गारो खासी जयंती है इधर, ये भी प्रायद्वीप का भाग है। और गंगा का मैदान बीच में है, इसमें इसमें नदियाँ चल रही है। ऊपर सिंधु का
सिंधु नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5-6 नदी के दिया हुआ है। इधर ब्रह्मपुत्र नदी का दिया हुआ है, सांगपो इसे चीन में कहते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर इंडिया में प्रवेश करती है। फिर ये तट का दिया हुआ है, कोंकण तट, पश्चिमी घाट, कार्डमम पहाड़ियाँ, मालाबार तट केरला में। फिर इधर पूर्वी तट पर कोरोमंडल तट दिया हुआ है, महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची पर्वत दिया हुआ है। फिर उड़ीसा का चिल्का झील है जो लार्जेस्ट लैगून झील है। और फिर उत्तरी सरकार तट यहाँ कहते हैं, यही है इसका। फिर पठार है, कुछ पठार है जैसे सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और सतपुरा श्रेणी और महादेव श्रेणी पहाड़ी के बीच ताप्ती नदी है, मैकाल श्रेणी है, हो गया। इधर मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका से अलग होती है इंडिया। 2 द्वीपीय देश है इंडिया की, श्रीलंका और मालदीव, मतलब पड़ोसी देशों में। फिर उत्तर भारत का हम लोग पर्वत देख रहे थे, तो हिमालय पर्वत है, उत्तर भारत की पहाड़ी उसमें शामिल है। तो हिमालय की भी कई समांतर श्रेणियां हैं, जैसे बृहत हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। पहले पार हिमालय आएगी, बृहद हिमालय आएगी, मध्य हिमालय आएगी, फिर शिवालिक आएगी। उसी तरह उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। हिमालय कैसे फैली, किस दिशा में फैली हुई, तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे इधर आती है और दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम की दिशा फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम में जो पहाड़ी की श्रेणियाँ हैं वो पूर्व और पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि वहीं अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की दिशा, मतलब ये पहाड़ियों की दिशा कैसे घूमती जाती है इसके बारे में दिया हुआ है। वृहद हिमालय श्रृंखला सबसे केंद्रीय अक्ष श्रेणी, मतलब जो वृहद हिमालय श्रृंखला इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनती है, कौन सी श्रेणी को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, तो वृहद हिमालय श्रृंखला को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, सबसे लंबी जो श्रृंखला है वृहद हिमालय की है। और ये उत्तर से दक्षिण में इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर लंबी है और 160 से 400 किलोमीटर ये चौड़ी है। जैसे कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्व एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है, मतलब हिमालय एक लंबी दीवार के रूप में मध्य एशिया पूर्व के बीच में यह खड़ी है। और हिमालय एक प्राकृतिक रोधर की ही नहीं, मतलब जलवायु का भी एक के लिए भी काम आती है। मतलब हिमालय की इम्पोर्टेंस पूछेगा तो आपके साथ ये प्राकृतिक रोधक ही नहीं बल्कि जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी हैं। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण हिमालय का प्रभाव बता सकते हैं? फिर इसी तरह हिमालय जैसे दूसरा पर्वत आपको ढूंढना है, मतलब इसमें क्वेश्चन दे रहा है आपको करने के लिए। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, जैसे उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखन और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जाता है। हिमालय को भी विभाजित किया जाता है, जैसे कश्मीर हिमालय, तो उत्तर पश्चिम में है कश्मीर हिमालय। फिर हिमाचल हिमालय है कि उत्तरांचल, हिमाचल को उत्तरांचल हिमालय भी कहते हैं। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आएंगी, फिर अरुणाचल हिमालय आएगी, फिर पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत आएंगी। कश्मीर, हिमाचल, दार्जिलिंग, अरुणाचल, पूर्वी और पहाड़ियाँ। फिर एक एक करके हिमालय के जो बटा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणी है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो वृहद हिमालय, मतलब कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो है वो जो कश्मीर हिमालय वृहद हिमालय और काराकोरम के बीच स्थित है। और इसके बीच में ठंडा मरुस्थल स्थित है, लद्दाख ठंडा मरुस्थल यानी कि लद्दाख स्थित है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। मतलब वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो स्थित है वो डल झील और कश्मीर घाटी है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदी बाल्टोरा और सियाचिन इसी प्रदेश कश्मीर घाटी से ही निकलती है।
कश्मीर हिमालय में करेवा के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़फ़रान की खेती होती है। यहाँ ज़फ़रान की खेती की जाती है। हिमालय पर्वत में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी में मतलब हिमालय में जो वृहद हिमालय में जो दर्रा है वो जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल है। वहीं जास्कर श्रेणी में फोटुला है और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला है। वृहद हिमालय में कौन कौन सी है? तो जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख में खरदुंगला। ये महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। वृहद में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर, फोटुला, लद्दाख, खरदुंगला। और इसमें विभिन्न अलवन झील भी है, जैसे डल और वुलर झील। मतलब ये फ्रेश है, इसमें नमकीन नहीं पाया जाता है। तथा लवन झील भी पाए जाते हैं, जैसे पैंगोंग त्सो, जहाँ अभी वो चाइना से क्लैश है, वहीं सोमोरोरी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों नमकीन झील है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ भी है। सिंधु का झेलम, चिनाब इस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं। कश्मीर घाटी में झेलम और चिनाब अपवाहित होती है। कश्मीर के उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और यहाँ खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर। और ये विभिन्न पर्यटक आते हैं। रोमांचक दृश्य वाली, मतलब जहाँ तहाँ सुंदर दृश्य है, पर्वत पहाड़ है इसका। और क्या यहाँ कुछ तीर्थ स्थान भी हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ। ये कश्मीर घाटी में पाई जाती है, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ। और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी के किनारे स्थित है कश्मीर का श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक दृश्य है। झेलम नदी पर ही डल झील है। झेलम नदी युवावस्था में बहती है और उसी नदीय स्थल रूप में विकास में वो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में भी उसी में तब निर्मित होती है। और अनेक विसर्पों का ये झेलम निर्माण करती है। क्या आप कुछ नदी भू आकृतियों का नाम बता सकते हैं? इसमें कुछ घाटियाँ पाई जाती है, जिसे दून कहा जाता है, जैसे जम्मू दून या पठान दून इत्यादि। कश्मीर घाटी में जो झेलम नदी विसर्पी बहाव करती है और युवा से प्रौढ़ावस्था में चलती है, डल झील का ही हिस्सा है। अब देखते कश्मीर हिमालय तो देख लिए, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय देखते हैं। हिमालय का एक हिस्सा जो पश्चिमी में रावी नदी और पूर्व में काली नदी, मतलब वो रावी से काली नदी तक के बीच में है हिमाचल हिमालय। और ये दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित मुख्य नदी द्वारा अपवाहित होती है। और यहाँ पर बहने वाली अनेक नदियाँ हैं, रावी, ब्यास, सतलज। कश्मीर घाटी में कैसे सिंधु और झेलम था, तो इसमें हिमाचल में रावी, ब्यास और सतलज है। ये भी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ यमुना और घाघर गंगा की सहायक नदियाँ भी बहती हैं। और ये हिमालय पूरा ऊंचावच का दिया हुआ है। सिंधु का मैदान है, उसके बाद शिवालिक, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, उस तरह हिमालय का दिया हुआ है। फिर लद्दाख, कैलाश श्रेणी हिमालय का, फिर तिब्बत का पठार, कुनलुन पार्श्व चित्र बनाया गया है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। हिमाचल हिमालय जो है उसका उत्तरी भाग है, उसमें लद्दाख है जो ठंडा मरुस्थल है और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखला, वृहद हिमालय, लघु हिमालय जिन्हें हिमाचल या धौलाधार या उत्तराखंड में नाग टिभा कहा जाता है। मतलब हिमाचल का बहुत सारा नाम है। इसे लघु हिमाचल में धौलाधार कहते हैं, तो उत्तराखंड में नाग टिभा कहते हैं। यह उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। और फिर शिवालिक श्रेणी आता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल में धौलाधार कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिभा कहते हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है, जहाँ यहाँ पर धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा और लैंसडाउन रानीखेत इसमें स्थित हैं। फिर आता है शिवालिक। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिववाला में पाए जाने वाली भूभर्गिक रचनाओं से हुई हैं। पहले इम्पेरियल सर्वे का मुख्यालय था।
जो बाद में देहरादून में स्थित है। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक शिवालिक और दून हैं। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कालाकोट दून हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल हिमालय में स्थित है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर। लंबाई 35 से 45, चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर इसकी होती हैं। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। मतलब इसमें जो हिमालय में हिमालय की तीनों श्रेणियाँ आती है, जैसे वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो वृहद हिमालय में जो है उसमें भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं और एक खानाबदोश होते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल यानी घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं और शरद ऋतु में घाटी में लौट जाते हैं। यहाँ प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वत में स्थित है, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जैसे यहाँ पर विभिन्न ग्लेशियर भी स्थित, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री। मतलब इस जितना भी इम्पोर्टेंट है ना सब इसी में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में 5 प्रयाग है, जो गंगा का 5 प्रयाग है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है और इसका हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे। फिर आती है 2 देख लिए कश्मीर घाटी, फिर हिमाचल हिमालय देख लिए, फिर हम देखते हैं कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय और सिक्किम हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो ये नेपाल हिमालय में पूर्व भूटान हिमालय का ही हिस्सा है। यह छोटा है परंतु हिमालय का ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर तीस्ता नदी बहती है। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो लेप्चा जनजाति पाई जाती है। दार्जिलिंग में मिश्रित जनसंख्या, जैसे नेपाल, यहाँ पर विभिन्न जनसंख्या के लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं। यहाँ पर मिश्रण पाया जाता है, जैसे नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जनजातियाँ भी यहाँ पर शामिल होती हैं। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी। यहाँ पर संपूर्ण वर्ष वर्षा होना और मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है और संपूर्ण वर्ष थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। तो ब्रिटिशों ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया और यहाँ पर चाय के बागवान लगाए। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भी नहीं, क्योंकि यह दुआर स्थलाकृति पाई जाती है। जो उधर पश्चिम में दून था तो इधर दुआर है। इसका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात, प्राणी जात और ऑर्किड के लिए भी जाना जाता है। फिर देखते हैं अरुणाचल हिमालय। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर और भूटान हिमालय से डिफू दर्रे तक फैला हुआ है और इसकी जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण चोटी है वो कांगतू और नामचा बरवा है और ये इसमें श्रेणियाँ भी है जो गहरे गार्ज द्वारा नदियों द्वारा विच्छेदित होती है। नामचा बरवा को पार करती है ब्रह्मपुत्र नदी और गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित है और ये 12मासी है और ये जल प्रपात बनाती है। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण साधन है और बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है। अरुणाचल हिमालय का मुख्य विशेषता है कि यहाँ बहुत सी जनजातियों का निवास स्थल है और ये पश्चिम से पूर्वी कुछ जनजातियों में जैसे मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी, नागा और यहाँ पर जो जनजाति है वो झूम कृषि कहते स्लैश बर्न कृषि एग्रीकल्चर का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या झूम कृषि कहते हैं। इसे स्थानांतरीय कृषि भी कहते हैं। इसे भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नाम से पुकारा जाता है। इस क्षेत्र के जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज जनजाति समुदायों ने किया। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव नहीं है, ज़्यादा परिवहन इतना नहीं है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही कारोबार किया जाता है। ये तो हिमालय पर्वत के बारे में देख लिए। अब फिर पूर्वी पहाड़ियाँ देखते हैं, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान देखेंगे। नहीं तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बना लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा देखते हैं कितना है, हो जाएगा, कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत देखते हैं। हिमालय पर्वत का ही जो पूर्व में विस्तार है।
इस पहाड़ी की दिशा उत्तर से दक्षिण है। जो पूर्व में जो पहाड़ियाँ है उसकी दिशा है उत्तर से दक्षिण है और इनके विभिन्न विभिन्न स्थलों पर विभिन्न विभिन्न नाम से जानी जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम, नागालैंड में नागालैंड, मणिपुर की मणिपुर पहाड़ी और दक्षिण में मिसोर या लुसाई पहाड़ी के नाम से जाती है। मिसो को ही लुसाई पहाड़ी कहा जाता है और यहाँ अनेक जनजातियाँ रहती है जो झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहती हैं। यहाँ छोटे बड़े नदी तालों भी पाए जाते हैं। मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है बराक। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है, लोकटक झील कहते हैं और ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम जिसे मोलोसिस बेसिन कहा जाता है, यहाँ पर मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। और नागालैंड में बहने वाली जो अधिकतर नदी वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।